नमस्कार श्रोताओं। आपका स्वागत है इस रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जय सूर्य शंकर में, जो देवायन दास की कलम से निकली एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है। ये कहानी दिमाग की गहराइयों, टेलीपैथी की अद्भुत लेकिन खतरनाक शक्ति, एक मासूम बच्ची की मौत के रहस्य और न्याय की अनथक लड़ाई की है। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के एक शांत और हरियाली से भरे इलाके ग्रीन हाउस सिटी से। ये पेड़ों की पत्तियां हवाओं से सरसराती है और हल्की ठंडी हवा का एहसास आपको छू जाता है। एक छोटी सी मासूम बच्ची, जिसको ये सब प्यार से शालू कहते हैं, पेड़ की एक मजबूत लेकिन फैली हुई डाली पर रेंग रही है। वो एक फंसी हुई पतंग को पकड़ने की कोशिश में है और खुशी से कोई पुराना गीत गुनगुना रही है। डाली एक अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत की ओर फैली हुई है। नीचे से एक औरत की आवाज आती है, ध्यान से शालू, गिर मत जाना। लेकिन अचानक से सब कुछ बदल जाता है। शालू की जोरदार चीख गूंजती है। पक्षी डालियों से उड़ जाते हैं। शालू जमीन पर पटक जाती है और मर जाती है। उसके माथे पर गोली का निशान पाया जाता है और पूरी की पूरी भीड़ वहां इकट्ठी हो जाती है, सिवाय एक आदमी के। कहानी अब 20 दिन बाद की है और हम सूर्य शंकर के कमरे में पहुंचते हैं। सूर्य बिस्तर से पसीने से तर उठता है। सांसें तेज हैं। वो लाइट जलाता है और एक नोटबुक में एक अधूरे चेहरे का स्केच बनाता है, केवल एक तरफ का। वो गहरी सांसें लेता है, सिर झुकाता है और खिड़की के बाहर सुबह की पहली किरणों को देखता है। हवा पर्दों को हिलाती है और सूर्य कुर्सी पर बैठकर आसमान को घूरता रहता है। वो भगवान से कहता है कि क्यों उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं कि उसके साथ बुरा क्या हुआ। हर रात वो अपने डर से लड़ रहा होता है। एक ही सपना वो बार बार देखता है, एक भयावह चेहरा जो उसे हरकत करता हुआ दिखाई देता है। उस पर कहकहे लगाता है, उस पर हंसता है। सवाल है, कब तक? आखिर कब तक? सूर्य का जीवन रहस्यों से भरा हुआ था। एक एक्सीडेंट के कारण पिछले 6 महीने से उसकी याददाश्त गई हुई थी। नौकरी भी चली गई और मनोचिकित्सक से भी कोई फायदा नहीं मिला। सूर्य के याददाश्त भी अजीब ढंग से गई है। उसे बाकी सारी चीजें याद है, बस पिछले 2 साल का नहीं। उसे टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, किसी के सपने में पहुंचकर उससे जानकारी हासिल करना सब आता है। पर अब उसे नंबर सिस्टम में दिक्कत होने लगी। उसे 2 से 9 तक सारे ऑड नंबर्स याद हैं, पर इवन नंबर्स नहीं। सूर्य का पैतृक घर कोलकाता था। वो नौकरी की वजह से दिल्ली शिफ्ट हुआ और उसके इसी हालत की वजह से उसकी माँ गायत्री, जो एक रिटायर्ड मैथ्स टीचर थी, उसी के साथ रहने लगी। उसी दिन ब्रेकफास्ट के बाद गायत्री सूर्य को शालू के बारे में बताती है। असल में गायत्री शालू की माँ आशा से मॉर्निंग वॉक के समय मिली थी। तब आशा रोती हुई हालत में थी। उसने बताया कि उसकी नौकरानी कृतिका ने उसकी बेटी शालू के कातिल को देखा था, पर वो अदालत में मुकर गई। अगर अगली डेट तक कोई सबूत या गवाह का इंतजाम ना हो सका तो ये लोग केस हार जाएंगे। गायत्री अच्छे से जानती थी कि सूर्य लोगों के मन को पढ़ सकता है, इसीलिए सूर्य को इनकी मदद करने को कहती है। अपनी निजी परेशानियों की वजह से सूर्य शुरू शुरू में तो आनाकानी करता है, पर बाद में मान जाता है। सूर्य ने आशा को कॉल किया। मैं सूर्य शंकर बोल रहा हूं, सूर्य ने कहा।
आपने मेरी माँ से आज सुबह पार्क में बात की थी अपनी बेटी के बारे में। अरे हाँ, यस यस, आशा ने कहा। मैं पर सेशन के 14,000 चार्ज करता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 14,000 रुपए? आशा ने पूछा। जानता हूँ कम है, नॉर्मली 20,000 लेता हूँ, पर माँ के थ्रू आपने। कोई नहीं, 15,000 ठीक है, आशा ने टोकते हुए बोला। बस मेरा काम हो जाना चाहिए। उसके बाद आशा ने व्हाट्सएप में अपना एड्रेस भेजा और अगले दिन सुबह 11 बजे को अपनी माँ के साथ उनके घर सूर्या पहुंच जाता है। उस घर में आशा, उनके पति लॉयर बसंत और कृतिका मौजूद थी। आशा 5 महीने की गर्भवती थी। आशा को सूर्या की क्षमता के बारे में विश्वास था, इसीलिए उन्होंने पहले से ही कृतिका को बुला लिया था। कृतिका तब तक अपनी मानसिक संतुलन खो चुकी थी। सूर्या ने कृतिका को अपनी आंखों की तरफ इशारा करते हुए कहा, फोकस। देखते ही देखते कृतिका गहरी नींद में सो गई। याद करो, शालू की मौत कैसे हुई थी? कृतिका नींद में बड़बड़ाती हुई कहती है, वो पार्क, हरी भरी। हाँ, और क्या दिख रहा है? सूर्या ने पूछा। वो पीपल का पेड़, लंबी टहनी, एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की ओर। और कुछ नहीं? और कुछ नहीं, ये सब इसका ड्रामा है और कुछ नहीं, बसंत ने कहा। कुछ दिन पहले इसी ने बयान दिया था कि वहां पे एक आदमी कुछ पल के लिए झांक कर देख रहा था और उसी को कृतिका ने भागते हुए भी देखा है। सूर्या ने गहरी सांस ली। अगर ऐसा है तो उसके अंतर्मन को मैं अपने अंतर्मन से कनेक्ट करूंगा। सूर्या एक पन्ने पे कुछ सवाल लिखकर बसंत के हाथ पकड़वा देता है और उनसे ये कहता है कि कुछ देर तक मैं अनकॉन्शियस रहूंगा। आप इन सवालों को मेरे आंख बंद करने के 1 मिनट के बाद भी पूछ लीजिएगा। यह कहकर सूर्या भी एक सोफे में लेट जाता है। बसंत 1 मिनट बाद उनसे पूछता है कि क्या उसने कातिल को बैल्कनी से झांकते हुए और भागते हुए देखा था। जवाब में कृतिका चुप थी, पर इस बार सूर्या ने कृतिका के अंतर्मन में देखा एक आदमी को, उसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के खिड़की से झांकते हुए और उसे भागते हुए। बसंत पूछता है कि वो अंत में गवाही देने से मुकर क्यों गई। तब कृतिका जोर से चीखती है और सूर्या को उसी कातिल का चेहरा भयावह ढंग से हंसते हुए कहकहे लगाते हुए मिलता है। सूर्या चौंकते हुए जाग जाता है। उसको याद आ जाता है कि ये वही भयावह चेहरा है जो सूर्या को रातों रात सपनों में परेशान करता आया है। यानी सूर्या इस कातिल को जाती तौर से पहचानता होगा, या फिर हो सकता है कि उसकी याददाश्त भी उसी की वजह से गई हो। क्या देखा आपने? बसंत ने पूछा। सूर्या कुछ देर तक बसंत की तरफ देखते हुए कहा, यही कि इस कातिल ने ही कृतिका के दिमाग को लॉक करके रखा हुआ है, इसलिए वो अदालत में मुकर गई थी। सूर्या उस कातिल से जुड़ा हुआ सारा इंफॉर्मेशन मांगता है। बसंत एक फाइल में वो सब उसे दे देता है। उसमें कातिल का नाम R.K. शर्मा था, उसके ऑफिस का नाम, उसके प्रोफेशन, सब कुछ वहां पे लिखा हुआ था। बसंत ये देखकर कहता है कि बुरा मत मानिएगा सूर्या जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप ये इंफॉर्मेशन कैसे निकाल रहे हैं। सूर्या बसंत की बात सुनकर अपना सर हिलाता है और उनसे कहता है,
देखिए, इंसानी दिमाग के साथ बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्टोर हुआ रहता है। उनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो आपको पता भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई नंबर सोचिए और गेस करने का काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बसंत ये सोच लेता है और कहता है कि मैंने सोच लिया। सूर्य अपनी आंखों की ओर उंगली का इशारा करते हुए कहता है, फोकस, एंड द नंबर इज 9। ओ, आपको कैसे पता चला? सूर्य बसंत को देखता है, आशा की ओर वापस मुड़ है। आपकी आंखें वो कम्युनिकेशन भी करती है जो आप नहीं करते। आपका एक डॉगी था, प्लूटो नाम का। प्लूटो इज द 9th प्लेनेट। आपकी मैरिज एनिवर्सरी है सितंबर 27th। सितंबर इज द 9th मंथ एंड 27 यानी कि 2 + 7 = 9। आपकी शादी हुई थी 2007 में। अगेन 2 + 7 = 9। आशा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। ओह वाह, आपका घर भी 9 नंबर गली में है। आप अपने ऑफिस में पिछले 9 सालों से 11 दिन की प्लान छुट्टियां लेते आए हैं। 2 दिन आने जाने के और 9 दिन अपने होम टाउन में रहने के। कौन से ओकेशन में छुट्टी लेती थी बताइए? आशा सूर्य के ऊपर फटी हुई नजरों से घूरती रहती है और एक छोटे से पॉज के बाद कहती है, नवरात्रि। सूर्य उनसे कहता है कि आपका सामना किसी लल्लू पंजू से नहीं हुआ है बसंत जी। ये आदमी दूसरों के अंतर्मन से खिलवाड़ करने में सक्षम है। इसीलिए आप किसी भी गवाह को उसके खिलाफ खड़ा करें, वो उसके अंतर्मन में झांक कर वो हर चीज मिटा देगा जो उसके खिलाफ जा सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? बसंत घबराते हुए पूछता है। सूर्य उनको आश्वासन देते हुए कहता है कि मुझे 1 दिन का समय दीजिए, मैं कुछ ना कुछ हल निकालता हूं। और ये कहकर वहां से निकल पड़ता है। रात को सूर्य आरके की फाइल पढ़ता है। उसे पता था कि यह वही चेहरा है जो उसे सपने में बड़े ही भयावह रूप में हंसते हुए दिखाई देता है। उसके फाइल में उसे जेटा हेल्थ नामक हॉस्पिटल में काम करते हुए लिखा हुआ है। यह वही हॉस्पिटल था जहां सूर्य काम करता था। सूर्य आरके शर्मा का लिंक्डइन प्रोफाइल सर्च करता है और धीरे धीरे उसे सब याद आ जाने लगता है। 6 महीने पहले सूर्य आरके शर्मा के ही अंडर काम करता था, जेटा हेल्थ में। आरके शर्मा को अपने जैसा ही कोई चाहिए था जिसे वो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे सके। पर इसी बीच उसने ये नहीं सोचा था कि सूर्य उसके किए हुए कुकर्मों के बारे में भी जान जाएगा। जेटा हेल्थ एक सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल था। वो मेंटल हेल्थ और नशाखोर पेशेंट के इलाज के लिए सबसे ज्यादा फेमस था। डॉक्टर शर्मा को हमेशा ट्रीटमेंट का कमीशन अलग से मिलता था। इसीलिए वो एक घिनौना खेल खेलने लगा। वो टेलीपैथी के जरिए डिस्चार्ज किए हुए पेशेंट को 1 महीने बाद रिलैप्स का आदेश देता था, जिससे कि वो वापस उसी अस्पताल में आ सके। डॉक्टर शर्मा की बढ़ती कामयाबी से उनका अहंकार भी सिर चढ़ने लगा। किसी एम्प्लॉय से कोई बहस भी हो जाती थी तो डॉक्टर शर्मा उनको छत से कूद जाने का टेलीपैथिक ऑर्डर देते। इसी तरह से एक के बाद एक मौतें वहां पे हो रही थी। सूर्य ने वो समझ लिया था और उसके टेलीपैथिक थॉट ट्रांसफर के साथ गुप्त रूप से हस्तक्षेप करने लग गया था। पेशेंट्स वापस नहीं आ रहे थे तो डॉक्टर शर्मा को शक होने लगा। एक दिन उसने सूर्य के मन को पढ़कर उसी के मन से अपनी सारी यादें मिटा दी। लेकिन अब इस पल से सूर्य को सब याद आ चुका था। उसने थोड़े समय लेकर अपने दिमाग को रिवायर किया और सेल्फ हिप्नोटिज्म से अपने दिमाग को ऐसे तैयार किया कि अब डॉक्टर शर्मा चाहे भी तो उसके दिमाग में कोई भी थॉट्स ना डाल पाए।
अचानक उसे एक कॉल आता है। वो कॉल डॉक्टर शर्मा का ही था। कुछ लोग इतने नासमझ होते हैं कि उस्तादों से उस्तादी करने से बाज ही नहीं आते। पहचाना कि नाम बताना पड़ेगा? डॉक्टर शर्मा ने कहा। बिल्कुल पहचाना, डॉक्टर आर के शर्मा। अब भी वक्त है, मेरे साथ पंगे मत कर। तू अपनी जगह रह, मैं अपनी जगह। तू बस इतना समझ ले कि तू मेरे पीछे पड़ेगा तो मरेगा। बहुत जल्द मैं मारूंगा तुझे। शर्त लगाता हूं कि इस बार तू नहीं बच सकता। रोज धीरे धीरे कुदा कुदा कर मारूंगा तुझे। ये सुनकर सूर्या ने कहा, तो एक चैलेंज मेरी भी सुन लो शर्मा जी। आज से, इस पल से मैं तुम्हें रोज नर्क की सैर कराऊंगा, और जैसे ही तुम्हें फाइनली लगने लगेगा कि तुम ये केस जीत जाओगे, बस तभी तुम्हारे आंखों के आगे अंधेरा छाने लगेगा, जो नर्क की सीढ़ी में चढ़ने के बाद ही हटेगा। चैलेंज एक्सेप्टेड। हो जाए।